साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 125वीं बैठक हुई संपन्न। सदर सांसद ने सपा मुखिया पर किया पलटवार, कहा देवरिया पहुंच किया राजनीतिक बयानबाजी। मंडलायुक्त ने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड मान्यताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय बैठक। जिला व पुलिस प्रशासन आपसी सामंजस्य स्थापित कर त्योहारों को सकुशल कराएगा संपन्न, डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। 3 नवंबर को चंपादेवी पार्क में होगा अनुसूचित जाति महासम्मेलन। भाजपा के उपाध्यक्ष एमएलसी सलिल विश्नोई ने पूरी ताकत लगाने का किया आह्वान। जिलाधिकारी ने समस्त लेखपालों व तहसील कर्मियों को किया निर्देशित, कहा जमीनी विवाद मामले में बरतें पूरी गंभीरता। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एडीएम एफआर के नेतृत्व में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर का थीमवार प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा बच्चों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर की 45वीं वर्षगांठ पर ह्यूमन ऑफ सेंट पॉल पुस्तक का हुआ विमोचन। बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। 4 दिवसीय अखिल भारतीय रेलवे कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप प्रतियोगिता का नरसा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। और जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी, कहा मंगलवार को भी चक्रवाती तूफान की संभावना, प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति का कराया जा रहा आकलन। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 125वीं बैठक प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में रिंग रोड, मेडिसिटी योजना, टाउनशिप सहित अन्य को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए सचिव यूपी सिंह, डीएफओ विकास यादव सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्र चल रहा है, बजा दिए हैं सर, और शुरू किया जाए। हम लोग को तो एक प्रकरण, इसलिए उनका विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। सर ये हमारे 23 को संपन्न गोरखपुर विकास प्राधिकरण के 124 बैठक के कार्य की आपको पुष्टि होनी है सर। 124वीं ये वाला रामगढ़ तल के किनारे पहले से आपके भी ये सर तो रिंग रोड वाला है। हाँ सर, इसमें बस ये अवगत कराना है सर, वो पीडब्ल्यूडी वाला लेटर सर मैंने शेयर किया था सर आपसे। संभवतः पीडब्ल्यूडी भी इसका आवेदन गठन करके नहीं, वो फिलहाल हमने होल्ड पे कर दिया। अब सर इसमें थोड़ा परसू करने की आवश्यकता है कि हमने काम चालू करा दिया, हमने रुकवा दिया। हमारा ही तो मैंने बोल दिया था ना कि वो कोई दिक्कत नहीं, वो पीडब्ल्यूडी को पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद सर एक प्रस्ताव संख्या 124.11 जो है सर, इसमें जो भाटी विहार कॉलोनी में हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है गोरखनाथ मंदिर के पास 2 एकड़ भूमि में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें सर जैसे धनराशि प्राप्त हो गई थी हमें विधायक निधि से भी सर, और बाकी हमें करना था। ठीक है, मतलब नहीं है ना कुछ, ठीक है। आजकल फिर दूसरा दिन तो सर इसमें बस बिंदु में ऐड करूँगा जो कंप्लायंस वाले काफ़ी बात पूछ काम खत्म कर सकते। मैंने दिन में बोला था आपको, ये जाके काम कराइए रिंग रोड वाला, ये रिंग रोड वाला काम कब तक खत्म कर दीजिए। काम करता है अप्रैल तक है सर, अप्रैल तक नहीं जाएंगे। हमने जनवरी आपको जब पुराने बीती आपके हम लोग गए थे तो जनवरी बोला, तो
कि जनवरी की सब्जी आपको फाइनल है, मैं तो चाह रहा हूँ दिसंबर तक करें। इतना बड़ा काम होल्ड पे करा दिया है कि पहले आप करा लो फिर हम भी करा देंगे। सर तो वो उनको एक्सटेंशन चाहिए रहेगा, वो दे बार-बार देंगे। शासन से तो पहले वो आप करा देंगे, टेंशन नहीं और जाएगा। बाकी सर वो थोड़ा सा सिविल नेचर का जो इशू है हम अपना तेजी से कराते सब कराओ, मुझे डेडलाइन सर इसमें एक्चुअली इसका वैसे बेसिकली ये हम आज मीटिंग के बाद दोनों चले जाएंगे, सचिव और कहने के बाद भी सचिव को भेज देंगे, क्योंकि मैं फिर बताओ कब तक हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है ये तो बताओ, दिक्कत क्या है? इधर तो सब मिट्टी का काम जो है उसको जमीन में किया है और उधर पूरा मिट्टी का काम करना है। तो करो ना, दिक्कत क्या है? हाँ, वो मिट्टी अगर ये नहीं होगा ठीक है, दिसंबर तक कंप्लीट होगा। और ये वाला बताइए, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में कितना टाइम है, ये कब तक हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मिनी स्पोर्ट्स का। बाउंड्री वॉल सर लगभग कंप्लीट हो रहा है इसके अंदर क्या क्या बनना है हमारा पूरा है ना, लॉन्ग टेनिस और बैडमिंटन, ये कब तक होना है? उसमें जुलाई 2024 तक करना है। जुलाई 2024 हो जाएगा। हाँ सर कराना है। इसका करा देंगे सर। इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की फाउंडेशन वगैरह काम तेजी से चल रहा है सर। ग्राउंड लेवल ये भी बोर्ड में लिख दीजिए कि आप जो है जुलाई तक करके दीजिए। वो दिसंबर 23 है और ये 12 नंबर में जो 63 प्रोजेक्ट है हमारे। सर इसमें भी काम चल रहा है सर, इसमें भी धनराशि हमें नहीं प्राप्त हुई, ये भी त्वरित में ही पैसा मांगा गया है। और सर जो आपने 22 स्कूल सर आपने अतिरिक्त बोले थे, वो भी हमने सर के पास भेज दिए सर त्वरित जो चला गया है। जी सर, तो ये उसी के बाद और इसका टेंडर कर लिया है सब लोगों ने। टेंडर का नियम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को देवरिया पहुंचकर फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड में मृतकों के परिजनों को मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया था। वहीं उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। इसको लेकर सांसद रविकिशन शुक्ला ने सपा मुखिया पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने मृतकों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आए। दुखद ये है कि वहाँ जाके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया बजाय उसके कि वो परिवार की मदद की, वो दोनों बच्चों की मदद की, उनके भविष्य की बातें, उनकी पढ़ाई की, उनकी जिम्मेदारी, वो लावारिस हो चुके हैं। उस पर बोलने के बजाय उन्होंने राजनीतिक शब्दों का चयन किया, जो कि बड़ा दुखद लगा। हमको लगा वहाँ जाके वो बच्चों के भविष्य की बातें करेंगे, जो कि सरकार ने पूज्य महाराज जी ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है, हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। खैर वहाँ जाके भी उन्होंने राजनीति की तो हमको बड़ा दुखद लगा। हमको लगा एक संवेदना में जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वहाँ भी राजनीति होगी। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की मान्यता सहित अन्य विषयों को लेकर मंडलीय बैठक की गई। बैठक में जनपदवार सीबीएसई, आईसीएसई से संबंधित विद्यालयों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जेडी योगेंद्र सिंह, डीआईओएस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के जिलाधिकारी व अन्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। या कोई और इशू ना हो, आपस में अलग अलग जगह पे ना हो, ठीक है? तो यही एक बार आप देख लेना। और तो इसमें और मानचित्र जो सेडिमेंटेड नहीं किया तो नक्शा बात है, लिखा ना विद्यालय भवन का, नहीं तो इसमें करते नहीं हम लोग में होगा तो विधिनियत क्षेत्र से पास होगा सर नक्शा उसमें। चेक करा चलो टीम का देख तब तक दिया होगा 2022 का है, कितना पुराना होना चाहिए? मिनिमम 1 साल का होता है। इसमें लिखा नहीं सर 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए 2023 दिसंबर तक। जनपद में दशहरा, दीपावली, छठ सहित अन्य पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर पीस कमेटियों, डीजे संचालकों को व मूर्ति की स्थापना करने वाले समितियों के साथ बैठक कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। वहीं संबंधित विभागों को भी सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन आपसी सामंजस्य स्थापित कर फ्लैग मार्च, पैदल गश्त, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित अन्य विषयों को लेकर पूरे तरीके से तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। फीस कमेटी के साथ मीटिंग हो गया है। फीस कमेटी की मीटिंग सभी थानों डीजे आयोजक के साथ बेसिकली हम लोगों ने एक बार ध्यान रखा है, एक तो लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई और खासकर जहाँ पे विसर्जन होता है वहाँ पे स्लोप्स, लाइट, सफाई इन सब की व्यवस्था सही ढंग से की जाए। इस संबंध में सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं और सभी विभाग का समन्वय बैठक भी किया जा चुका है। 17 तारीख सभी विभाग को डेडलाइन दिया गया था। कल उसको दोबारा हम लोग रिव्यू करेंगे, जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी अगर होगी तो उसको ठीक कराया जाएगा। बाकी करीबन 3908 के आसपास मूर्ति स्थापित होंगे। अलग अलग जगह इनका विसर्जन है, वो पॉइंट्स आइडेंटिफाइड है, रूट्स आइडेंटिफाइड है, रूट्स भी दिखवा दिए गए हैं। सर सुरक्षा की बात करें तो वो पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है और साथ में मैजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है और हम लोग अलग अलग जगह फ्लैग मार्च, रूट मार्च सब कराया जाएगा। विल इंश्योर कि पीसफुली अच्छे माहौल में फेस्टिवल कंप्लीट। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की अगुवाई में गोरखपुर क्षेत्र का महासम्मेलन अब 3 नवंबर को महानगर के चंपादेवी पार्क में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के उपाध्यक्ष MLC सलिल विश्नोई ने सम्मेलन में आने वालों की संख्या और व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रदेश उपाध्यक्ष ने महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए अनुसूचित समाज के लोगों से पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया। बैठक में सांसद कमलेश पासवान, श्रीराम चौहान, गणेश चौहान, श्याम धानी राही, पूर्व विधायक बेचन राम, रवि सोनकर, अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरोज, क्षेत्रीय महामंत्री दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस परिप्रेक्ष्य में सभी जनपदों ने अपने अपने जनपदों में जिले स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और मंडल स्तर पे जो हमने आग्रह किया था कि एक हमारे अनुसूचित समाज का होगा, एक और कोई अन्य हमारा पदाधिकारी होगा जो समन्वय के रूप में जनप्रतिनिधि करेंगे। हर विधानसभा से हारे जीते लड़े विधायक वहां की भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएंगे। बसें कहाँ कैसे जाएंगी इसकी क्षेत्रीय व्यवस्था होगी और क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा किस जिले में कितनी बसें भेजी जाएंगी। जमीनी विवाद में देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में भी जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने तहसीलों के लेखपालों को निर्देशित किया है कि भूमि विवाद से जुड़े हुए मामलों में गंभीरता बढ़ाते हुए अति संवेदनशील मामलों को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का कार्य किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों को भी निर्देशित किया है कि जमीनी विवाद से जुड़े हुए मामलों में दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सुलह समझौता कराया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। सभी लेखपालों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसा कोई ज़मीनी विवाद तो नहीं है जिसका थोड़ा सा मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसमें अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो सारे केसेस आइडेंटिफाई करके तहसील स्तर पे टीम बना के उसको दोबारा कोशिश यही किया जाएगा कि दोनों पक्षों को बैठा के संवाद करा के जो बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन है वो कराया जाए। जैसे मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार में भी ऐसे मामले आ जाते हैं तो निर्देश मिलता रहता है सर? हाँ, उसमें रेगुलर सर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि बैठा के बात कराया जाए, संवाद से मैक्सिमम प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व हो जाता है। तो जिसमें भी सहमति बन जाती है वो बेस्ट डिस्पोजल है। बाकी न्यायालय तो रिड्रेसल फोरम है ही, उससे पहले हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो आबादी के मैटर में है दोनों पक्ष बैठ लें, अच्छे वातावरण में बात कर लें। अगर रिजॉल्व हो जाता है तो नथिंग बेटर। सर नए गोरखपुर को लेकर जो लैंड पर जो है किसानों से परचेज करना था, उसमें कुछ मुआवजे को लेकर के जो थोड़ा बहुत अभी अंतर्द्वंद था, उसका कैसा निष्ठान होगा? उसके लिए सभी लेखपालों के साथ भी मीटिंग की गई है और लोकल प्रधान लोगों से भी बात किया जा रहा है। जो बेस्ट पॉसिबल मुआवजा जिसमें प्राधिकरण का भी हित हो और पब्लिक का भी हित हो, ध्यान में रखते हुए वो रेट डिसाइड किए। मंगलवार को बशारतपुर मेडिकल रोड पर स्थित एक गार्डन में कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय को सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के परिक्षेत्र जो 16 जनपद में फैला है, ऐसे में समाज से 2 जनपदों में नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर कायस्थ विकास परिषद के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका आभार प्रकट किया। इस मौके पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
के बाद आपके दर्शन हुए, हम आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने की अनुमति चाहते हैं अपने श्री सहजानंद राय जी का। और आप लोगों को बता दूं, ये स्वागत का कार्यक्रम किसी में आई तो वो आज हमारे मुख्य अतिथि श्री सहजानंद राय जी के रूप में हम लोग के सामने बैठे हैं कि आप की ये जो नजरें हैं अभी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे चमकदार दिखाने का काम करेंगे। भगवान के पुष्पांजलि के क्रम में हम चाहेंगे कि आप सब भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग के प्रति जय श्याम तन चित्रेश तव तव करके स्वागत। थोड़ा फैल जाए, थोड़ा फैल जाइए। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीछे हो गए हैं, आप भी कुछ आगे आ जाए। मैं करूँगा नितिन जी और अमित जी के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन वर्मा जी का मैं राजेश श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा जी का माल्यार्पण और अंगवस्त्र के साथ स्वागत करें। जो लोग भी नाम नोट कराए हैं मैं उन लोग आदित्य श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव मंडल अध्यक्ष, स्वागत करना है तो आप यहाँ आकर के अपना नाम तुरंत नोट करा करके ये कार्यक्रम करें। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, मैं तो एक तो पहले अपने और अपने पार्टी की तरफ से कायस्थ समाज के सभी बंधुओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से आज नहीं सदैव समाज के सर्वांगीण विकास में कायस्थ समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे जब इस देश की अस्मिता का सवाल आया है तभी कायस्थ समाज अपने को समर्पित करके राष्ट्र के प्रति सदैव खड़ा रहा। आज भी समाज में ऐसी कोई भी चीज़ें रहती हैं जिसके लिए कायस्थ समाज सदैव अग्रणी भूमिका में खड़ा रहता है, भले ही संख्या में कम हो लेकिन योगदान इस देश के लिए, इस समाज के लिए कायस्थ समाज का बहुत बड़ा है। और आज मैं उनके बीच में आया हूँ, फिर मैं पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपने हृदय स्थल से इस कायस्थ समाज के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि कायस्थ समाज सदैव जैसे अग्रणी भूमिका में रहा है, सदैव समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कायस्थ समाज संगठित होकर के समाज का एक नेतृत्व करने का जो उनका अपना तरीका है उसके अनुसार वो चलते रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक संबंधित कार्यों के साथ सर्किट हाउस सभागार में की गई। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक कुमार यादव ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुँचाने का कार्य किया जाए। वहीं छोटे बच्चों के लिए बाल सुधार गृह, हॉस्पिटल, अडॉप्ट सेंटर आदि अन्य पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अमरकांत सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक, सर रमेश कुमार सिंह जिला
महेंद्र कुमार चौधरी सर, श्री के सर पीएम केयर में 11 बच्चे हैं सर। और सामान्य सर मुख्यमंत्री पास में 334 आवेदन जनपद में आए हैं, 221 की स्वीकृति हुई है सर, 113 निरस्त हैं। मार्च तक का सबका पेमेंट हो गया है। 197 बच्चों का लैपटॉप भी इसे न कर दिया जाता था। ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 या वो ऊपर की कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको लैपटॉप देने की भी व्यवस्था है। और जो बच्चियां हैं यदि बालिग हो जाती हैं उनकी शादी की समृद्धि 1,01,000 सामान्य सामान्य में 334 आवेदन आए हैं सर हमारे पास। 221 की लिए 113 निरस्त हुए हैं और सबका मार्च तक कहा गया उनका जो तक का बता दिया नहीं इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक कुमार यादव ने बताया। आज गोरखपुर में हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से। मैं इंजीनियर अशोक यादव सदस्य बाल विभाग के लिए बालकों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत चर्चा किया गया और फिजिकली जो विद्यालय है, जो ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय है, हॉस्पिटल है और बाल गृह है, एडॉप्शन सेंटर है, ये हम लोगों ने कल सबका विजिट किया है और उस पर जो भी कमी पाई गई संस्था को उसमें बताया गया, समझाया गया, इसको कैसे ठीक किया जाए उस पर विचार विमर्श किया गया और साथ में जो पिछले मतलब उनकी रिपोर्टिंग थी जो है उस पर भी चर्चा किया गया जो है क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या ज़रूरत है, कुछ सुझाव लिया गया एक दूसरे से, इसी पे चर्चा हुई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में 7 जनपदों में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर का थीम वार 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सभागार कलेक्ट्रेट कचहरी में एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के 7 जनपदों के 2-2 नामांकित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। हाईकोर्ट की रूलिंग का उल्लेख किया था। हाईकोर्ट का इलेक्शन नाम से सर उन्होंने उनका 2 नाम था एक तरह से, तो जिस नाम से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था तो ये प्राइमरी मसला है कि हर पेज पे साइन होने चाहिए। सर पॉलिटिकल पार्टी का सर ये जो फॉर्म भी है सर उसके साथ कास्ट में अंतर था सर। वो जो महिला थी वो शायद दूसरे कास्ट की थी, उन्होंने शादी पॉलिटिकल फैमिली में कर दिया, जबकि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते टाइम अपना नाम खुद करके दूसरा वाला नहीं लिखा था। नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते समय उसके अलावा जो नाम अपना किया था नॉमिनेशन और लेकिन फिर उसके बाद एक अलग एप्लीकेशन लेके तो अतिरिक्त नाम के रूप में, उर्फ के रूप में, तो वो पर्चा स्वीकार नहीं होगा बशर्ते मेज करने का आसान नहीं बना। नाम में अंतर होना तो नहीं किया सर, लेकिन जैसे नहीं इशू तो मतलब इसको इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आगामी जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जो कि 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 5 दिनों का होना है अलग अलग थीम पर, जिसमें आज थीम 1 पर नॉमिनेशन प्रोसेस के संबंध में आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी 7 जनपदों के 2-2 नामांकित संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया है। आगे कल 18 तारीख 19, 20 और 21 में भी ये ट्रेनिंग अलग अलग थीम पर टोटल 5 थीम पर होनी है और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है बेसिकली चुनाव के दृष्टिगत। ये मास्टर ट्रेनर जो अभी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, बाद में जब जिले स्तर पर पोलिंग पार्टियों की या अन्य संबंधित अधिकारियों की जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा उसमें ये मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने अपने ज़िले में लोगों को ट्रेनिंग देंगे। सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर के संस्थापक दिवस के अवसर पर ह्यूमंस ऑफ सेंट पॉल पुस्तक का विमोचन किया गया।
सेंट पॉल स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य अमरीश चंद ने प्रेम, विश्वास, आशा और साहस के मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों पर स्कूल के लिए सतत विकास के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थापकों और उनके विचार, नेतृत्व के मूल्यांकन मार्गदर्शन के तहत संस्थान हमारे शिक्षक और छात्र समुदाय शांति, समृद्धि के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को नियोजित करके सतत विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। सेंट पॉल स्कूल की सैफायर वर्षगांठ 45वीं वर्षगांठ के तहत इस आयोजन को किया गया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। But then I said to myself that if teachers, and what are your memories of the foundation years? Okay. Is any training done, they would run to me straight away, crying and before that I used to get a ring from sir. Okay, this is the matter. The boys are going to you. I would call, would just stand like this. Then I would call my peon. I say, sit down. They were cool. They were not frightened, and they would come out with every day. There's a one exception to this. और भी सर को दे दीजिए सर और भी और दे दो एक और इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यकारी प्रधानाचार्य अमरीश चंद ने बताया। सेंट पॉल स्कूल के 45 साल के कंप्लीशन पर एक किताब निकाली गई जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, जो बच्चे इतने सालों से पढ़ चुके हैं, उनकी एक मिलीजुली एफर्ट के ज़रिए एक किताब निकाली गई है जिसको के नाम ह्यूमन ऑफ सेंट पॉल स्कूल है। और इसको जो है आज हम लोग का उसका विमोचन आज है। आज फाउंडर्स डे भी होता है जिसमें कि हमारे फाउंडर रेवरेंड जी चंद्र का जन्मदिन होता है, इसलिए इस डेट को किया गया कि आज के दिन इस किताब का विमोचन हो और आज से बाद ये अवेलेबल होगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों में, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें इस किताब से पढ़ के लोगों को और बच्चों को ये मालूम चलेगा कि किस तरह की एक स्टूडेंट की ज़िंदगी होती है सेंट पॉल स्कूल में। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं और जो आने वाले बच्चे इसको पढ़ के समझ सकेंगे कि पढ़ाई और लिखाई के अलावा भी सेंट पॉल्स में किस तरह के ट्रेडिशन है और किस तरह की चीज़ों को किया जाए, जिससे सेंट पॉल्स एक नायाब इंस्टीट्यूशन बना है। पूर्वोत्तर रेलवे क्लास संघ के तत्वावधान में 4 दिवसीय अखिल भारतीय रेलवे कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि नेरसा अध्यक्ष SC श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उद्घाटन मैच NER रेलवे व पटियाला रेलवे के बीच खेला गया। और तमाम खिलाड़ी, ऑफिशियल और हमारे रेल कर्मचारी हैं, आप सभी का
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। 71वीं अखिल भारतीय रेल कबड्डी पुरुष टूर्नामेंट की अभी औपचारिक शुरुआत हुई। आज के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष नरसा श्री शिरीष चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसमें कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें देश भर के तमाम स्टार प्लेयर्स हैं। अगर पूर्वोत्तर रेलवे टीम की बात करें तो इसमें 2 प्लेयर सुनील और परवेश ऐसे हैं जो कि करंट इंडिया टीम के हिस्सा हैं, और एशियन गेम्स में जो टीम इंडिया गोल्ड मेडल लेकर आई उसमें भी ये लोग शामिल थे। तो इनके साथ ही नॉर्दर्न रेलवे के एक प्लेयर और साउथ सेंट्रल रेलवे के एक प्लेयर हैं जो करंट में टीम इंडिया के हिस्सा हैं, और जो गोल्ड मेडल विनिंग टीम इंडिया थी एशियन गेम्स में उसके भी हिस्सा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 अर्जुन अवार्डी हैं, ढेर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, ऐसे कोच हैं जो टीम इंडिया के साथ गए थे, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, तो उनके पास ढेर सारा अनुभव है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से गोरखपुर वासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसा टूर्नामेंट बहुत कम होता है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी गोरखपुर में आए। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मैचेस को देखें, इसका लाभ उठाएं, और जो युवा खिलाड़ी हैं कबड्डी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ वो सीख सकते हैं। इससे खेल को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, स्पेशली कबड्डी को। कबड्डी जैसा पहले से इस क्षेत्र में खेला जाता है, और पहले मिट्टी में कबड्डी होती थी जैसा हम सभी ने देखा है अपने आसपास में, बट अभी जो है वो चीज़ें बदल गई हैं। मैट आ गया है, मैट पे कबड्डी टूर्नामेंट्स होने लगे हैं। ऐसे में नए नए रूल्स आ गए हैं, तो उनके बारे में लोग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अभी नया मैट भी खरीदा है, NER स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा खरीदा गया। एक मैट पहले से था, तो हम लोग जो आउटसाइडर जो यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो नीडी बच्चे हैं, उनको भी हम लोग मैट पे ट्रेनिंग भी दे पाएंगे, अब क्योंकि अब हमारे पास 2 मैट अवेलेबल हो गया है। तो ऐसे में बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और नेशनल टूर्नामेंट्स में जाकर गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक कुमार यादव ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा बच्चों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों को लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो CWC से लेकर के पुलिस विभाग से लेकर सभी लोग लगे हैं, और कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे बच्चों को पहले उनके माता पिता को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कि जो उनके, चूँकि होता क्या है कि एक तो उनकी मजबूरी कहीं कहीं है और कहीं कहीं हॉबी है। तो हॉबी वाले को थोड़ा सी जो है हमें जो केवल पैसे के लिए ही काम, मतलब जो है वो पैसे भीख मांग रहे हैं और बच्चे का करियर ख़राब कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जब छोटा बच्चा, देखिए क्या होता है कि जब छोटा बच्चा यदि श्रम करने लगेगा तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और वो फिर जो है मानसिक शारीरिक हर तरीके से वो विकलांग होता है। मतलब जो एक उसको अधिकार मिलना चाहिए पढ़ाई और लिखाई और उसके स्वास्थ्य को लेकर के, वो कर नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों को पहले तो उनके गार्जियन को थोड़ा सी हमें काउंसलिंग करना होगा, उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। काउंसलिंग करके पहले उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराइए, और बच्चे उनके गार्जियन को भी ये हुआ कि किसी स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, जिससे कि उनको कुछ आर्थिक लाभ हो। और अभी हम लोगों ने बात में अभी चर्चा हो रही थी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए ऐसे लोगों की, जिससे उनको कोई रोजगार से जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद जब ये जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो इनको जो है इनके बच्चों की फिर पढ़ाई लिखाई के लिए इनको थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि कहीं कहीं मजबूरी है कि गार्जियन भी इनको जो है ज़बरदस्ती, मतलब जैसे भीख मंगवाते हैं या मजदूरी या मेहनत करवाते हैं। तो उसके लिए इसी पे चर्चा हुई है, हम लोग आगे काम करेंगे। और कहीं कोई आप लोग का सुझाव हो, चूँकि मीडिया के लोग आप हैं, जो चीज़ शायद हम नहीं जानते उससे ज़्यादा आप लोग की जानकारी रहती है, कोई ऐसी कोई सुझाव आपके पास भी हो तो आप भी दीजिए, जिसको हम लोग आयोग को लिखे और उस पर हम लोग काम करें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में धोखाधड़ी संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चला जा रहे अभियान के तहत बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर ATM बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर अशोक मिश्रा उर्फ शिब्बू व गैंग सदस्य तेज प्रताप यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। सिकरीगंज क्षेत्र के 2 अपराधी आकाश मिश्रा उर्फ शिब्बू
तथा तेज प्रताप यादव दोनों गैंग बना करके एटीएम पर वृद्ध नागरिक, महिलाओं या भोले भाले नागरिकों को एटीएम कार्ड बदल करके धोखाधड़ी करके और उनके एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। ये गैंग पकड़ा गया। इसका पर्दाफाश होने पर पता चला कि इनके पास से कई घटनाएं सहजनवा, सिकरीगंज, बाजगांव क्षेत्र में करने का साक्ष्य मिला और आज इस संगठित गिरोह के विरुद्ध एसएसपी एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय गोरखपुर के अनुमोदनोपरांत थाना बासगांव ने गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया है। इस अभियोग की विवेचना करके इन अभियुक्तों को साक्ष्य के क्रम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा तथा आरोप पत्र के साथ साथ इनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी कर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जब्त कराई जाएगी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी चक्रवाती तूफान की संभावना जाहिर की गई है। वहीं सोमवार को तेज हवाओं में हुई क्षति को लेकर भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समस्त तहसीलों के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का आकलन कराया जा रहा है। वहीं आम जनमानस से सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, जनपद में भी मौसम की स्थिति आज में ये संभावना व्यक्त की गई है कि एक चक्रवाती तूफान की स्थिति बन सकती है, लेकिन ये संभावित है। इसको लेकर के अभी कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अभी प्राप्त नहीं है। लेकिन जो रात में कल हवा तेज चली है, आंधी तूफान की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे जो क्षति हुए हैं उसके संबंध में संबंधित तहसीलों के माध्यम से क्षति का आकलन कराया जा रहा है और अभी हो सकता है अगले 1-2 घंटे में सभी तहसीलों से रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाए। यदि अगर कहीं सूचना शून्य है तो उसकी भी रिपोर्ट वो प्रेषित करेंगे। तो अभी जनपद में जो स्थिति है वो अभी सामान्य है, लेकिन ये है संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उस तूफान को लेकर के। सर, ऐसे मौसम में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये इस तरह का जो मौसम होता है यह पूर्ण रूप से अप्रत्याशित होता है। इस दौरान विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं हवाएं तेज चल रही हैं तो अतिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण ले लें। अगर और ख़ास तौर से इस समय वाहन जो भी चलाएं, 2 पहिया वाहन चलाएं, उसमें हेलमेट ज़रूर का प्रयोग करें। और इस समय वज्रपात होने की भी संभावना रहती है, तो इसलिए ये कोशिश करें कि पक्के मकान में ही शरण लें और ऐसी स्थिति में घरों से बाहर ना निकलें। कब तक ऐसी स्थिति? देखिए, इसके मामले में कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यदि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 125वीं बैठक हुई संपन्न। सदर सांसद ने सपा मुखिया पर किया पलटवार, कहा देवरिया पहुंच किया राजनीतिक बयानबाजी। मंडलायुक्त ने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड मान्यताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय बैठक। जिला व पुलिस प्रशासन आपसी सामंजस्य स्थापित कर त्योहारों को सकुशल कराएगा संपन्न, डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। 3 नवंबर को चंपादेवी पार्क में होगा अनुसूचित जाति महासम्मेलन। भाजपा के उपाध्यक्ष एमएलसी सलील बिश्नोई ने पूरी ताकत लगाने का किया आह्वान। जिलाधिकारी ने समस्त लेखपालों व तहसील कर्मियों को किया निर्देशित, कहा जमीनी विवाद मामले में बरतें पूरी गंभीरता। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एडीएम-एफआर के नेतृत्व में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर का थीमवार प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ प्रारंभ।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, बच्चों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर की 45वीं वर्षगांठ पर ह्यूमन ऑफ सेंट पॉल पुस्तक का हुआ विमोचन। बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। 4 दिवसीय अखिल भारतीय रेलवे कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप प्रतियोगिता का नरसा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। और जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी। कहा, मंगलवार को भी चक्रवाती तूफान की संभावना। प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति का कराया जा रहा आकलन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।